नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर। और जो आज का हमारा नया टॉपिक है वह बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गंभीर टॉपिक है। जो दिल्ली हत्याकांड हुआ है, अभी साक्षी का मर्डर हुआ है जो साहिल ने किया है, उस पर बात करेंगे। तो पुलिस ने पूछताछ की है साहिल से कि किस वजह से उसने मारा, तो उसका जो कबूलनामा आया है तो उसने बताया उसमें किस किस वजह से उसने साक्षी का मर्डर किया। उन सारी बातों की हम जानकारी देंगे आपके लिए, उन सारी बातों पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये हम आपके लिए स्टोरी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम किसी की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। हम बस इसलिए ये स्टोरी बता रहे हैं आपको, ये केस के बारे में बता रहे हैं जिससे समाज हमारा जागरूक हो और ऐसी दर्दनाक घटनाएं रुकें जिन्हें देखकर खून को हल जाता है, दिल दहल जाता है, पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो आइए अब हम समय ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पर अपने आते हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे 28 मई की देखा होगा आपने, 28 मई को जो कत्ल हुआ है, जो साक्षी का साहिल ने चाकू से कत्ल कर दिया। उसने कई बार चाकू से उस लड़की पे वार किया और वहाँ से बहुत सारे लोग गुजरते गए, लेकिन किसी बंदे ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि उस लड़की को कोई बचा सकता है। ऐसा लगता है इस केस को देखकर, या ऐसे कई और भी केस हुए हैं, कि इंसानियत मर सी गई है। इंसान को अगर उसमें अपनापन नज़र नहीं आता है तो कोई इंसान उसे बचाना ही नहीं चाहता। ऐसे मरने देता है जैसे जानवर सड़क पर मर रहा हो और तड़प रहा हो, या जानवर को कोई मार रहा हो तो उसे जानवर समझ के छोड़ देते हैं। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहाँ से करीबन आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और ये वीडियो देखने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाते हैं। इस वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ से करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गुजरे, लेकिन वहाँ पर किसी ने सिवाय एक व्यक्ति के अलावा उस लड़की को बचाने की जुर्रत नहीं की। जबकि उसके हाथ में केवल चाकू था, बकाया बंदूक नहीं थी, कोई तमंचा नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर उसके हाथ में कोई तमंचा होता, कोई कुछ और होता, तो ऐसा समझते कि वो गोली मार देगा अगर कोई बचाएगा उसके। लेकिन उसके हाथ में एक चाकू था। वहाँ पर तमाम लोग गुजर रहे थे, लेकिन उस सीन को लोग देख रहे थे, लेकिन कोई बचाने की ज़रूरत नहीं कर रहा था। वहाँ से शुरुआत में एक शख्स गुजरा ज़रूर, उसने ज़रूर हिम्मत करी थोड़ी जुटाने की, लेकिन वो उस पर जब हावी हुआ तो वो भी बेचारा डर गया और भागकर चला गया। ये इसका सिलसिला शुरू कैसे हुआ, बात यह है दोस्तों, खोलकर सामने ये आई है कि जो साक्षी थी वो उससे बात करती थी। उन दोनों के बीच में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता था। पूरी बात यहाँ पर आई है, साहिल ने ये कबूला है कि जो साक्षी थी पहले उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो परवीन नाम का। तो वो परवीन से उसके बाद कुछ दिन उसने बात की, बात करने के बाद उसने परवीन से ब्रेकअप कर लिया। साक्षी का जब परवीन से ब्रेकअप हो गया, उस ब्रेकअप के बाद साहिल से मुलाकात हुई। साहिल जो है एक रिपेयरिंग मैकेनिक है जो एसी वगैरह, फ्रिज कूलर वगैरह संभालता है। वो घर जा जाकर फ्रिज कूलर संभालता था। उसी बीच उसकी मुलाकात साक्षी से हुई, और साक्षी से जब मुलाकात हुई तो धीरे धीरे इस हद तक बढ़ गई कि एक दूसरे ने नंबर एक्सचेंज किए, नंबर शेयर किए, और धीरे धीरे बातें होने लगी। इन दोनों में मिला भगत हुई होगी। उसके बाद हुआ ये कि साहिल ये बता रहा था, कबूलनामा किया है पुलिस के द्वारा, कि वो ये कह रहा था कि कुछ दिनों से साक्षी जो थी, जो प्रवीण था जिससे पहले बॉयफ्रेंड था उसका, उससे बात करने लगी थी। धीरे धीरे उसके बीच करीब आने लगी थी और साहिल को नज़रअंदाज करने लगी थी। तो साहिल को वो इग्नोर करना, वो नज़रअंदाज करना सही नहीं लग रहा था। वो साक्षी जब उससे प्रवीण से धीरे धीरे दोबारा बातें होने लगीं तो साहिल ने उससे मना किया कि उससे बात मत करो। जब वो उससे मना कर रही थी, जब साहिल ने उससे बात करने के लिए मना किया कि प्रवीण से अब तुम बात मत करो, तो उसने साहिल से मना कर दिया कि हमारी लाइफ हमें जीने दो और अपनी लाइफ तुम खुद जियो। ये सब कुछ उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इस बीच बहुत सारे झगड़े भी हुए उनके बीच, अभी 1 मई की तरफ, शुरुआत मई में। लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका, इनके बीच झगड़े होते रहे। उसका एक दोस्त है जिसे वो भाई बोलती है, झबरू नाम का एक लड़का है। उस झबरू नाम के लड़के को बताया कि ये साहिल हमारा पीछा करता है और इससे बोलना कि ये हमारा पीछा करना बंद कर दे।
हम इससे बात करना नहीं चाहते। तो उस झबरू जो था, लड़का था झबरू नाम का, उसने उस साहिल को से कहा कि तुम उसका पीछा मत करो, और इसका पीछा अगर करोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा, जो साहिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो साहिल और झबरू के बीच कुछ बातचीत हुई थोड़ी बहुत आपस में। उसने बुलाया, जिस जगह मर्डर हुआ था उसी जगह पर झबरू को बुलाया, और वहाँ पर उनके बीच बात हुई। तो झबरू ने कहा था उससे कि तुम इसका पीछा मत। साहिल ने ये कबूल किया है कि जब झबरू ने उससे कहा था कि तुम अगर इसका पीछा करोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा, तो साहिल बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि झबरू मुझे मार देगा। तो उसने ये सोचा, फिर ये प्लानिंग बनाई कि झबरू मुझे मारे इससे पहले मैं साक्षी को ही, जिसकी वजह से जो जड़ है, जिसकी वजह से ये धमकी हमें मिली है, तो उसको ही ख़त्म कर देते हैं। और साहिल ने 27 तारीख को इसका प्लान बनाया अच्छे से मर्डर का। और 28 तारीख की बात है। 28 तारीख को साक्षी की एक दोस्त है, जिस दोस्त के घर कोई प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वो गई हुई थी, और जिस गली से वो अक्सर गुजरा करती थी उस गली पे साहिल जाके खड़ा हो गया। उसे पता था वो यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से रोज़ जाती है, तो जब वो गुजरेगी तभी उस पर वार करेंगे। ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर पहले साक्षी और उसकी दोस्त मार्केट गई थी, उसे पता था कि वो मार्केट गई है। साक्षी और उसके दोस्त जब मार्केट से आए तो साक्षी का दोस्त थी वो अपने घर चली गई, साक्षी अपने घर की तरफ गई। जब वो अपने घर की तरफ आ रही थी, इसी बीच साक्षी और साहिल के बीच कुछ कहासुनी हुई, और उस कहासुनी के बाद साहिल ने उस पर अनगिनत चाकू से वार करना शुरू कर दिया। साक्षी अपने आप को उस दीवार से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसने लगातार चाकू मारता गया। सिर पे वार किया, सीने पे वार किया, और यहाँ तक कि इस दरिंदगी यहाँ तक की बढ़ गई उसकी कि उसने वहाँ पर काफ़ी बजनीला पत्थर था, उस पत्थर से भी उसके सर पे, उसके सीने पे कई बार वार किए, मारा। इसके बीच लोग गुजरते रहे। एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, उसे बचाने की कोशिश की। जब उसने उस पर सीधा हुआ साहिल, उसके ऊपर चाकू लेकर दौड़ा, तो वो भी निकल गया, बेचारा डर के चला गया। उसके अलावा दर्जन से ऊपर लोग गुजरे, तमाशा देखते रहे लोग, लेकिन किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसे बचाया जा सकता था अगर कोई बचाना चाहता। और इसी तरह वो चाकू से अनगिनत वार करता रहा, और जब तक उसके अंदर से जान निकल नहीं गई तब तक उसने उस पर वार किए। फिर उसके बाद जब उसे लगा कि ये मर चुकी है तो वो वहाँ से आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी उसे ये लगा कि हो सकता अभी भी ये जिंदा हो। दोबारा वापस आया, वापस लौट आके फिर से उसने उस साक्षी पे वार किया, और फिर उसके बाद बिना किसी डर के, भय के आराम से टहलता हुआ चला गया। उसे तनिक भी डर नहीं था कि यहाँ पे कोई हमसे कुछ कह सकता है या कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, और टहलता हुआ चला गया। उसे पता था कि ये कांड जब खुलेगा, पता लगेगा लोगों को, तो पुलिस तक ये जानकारियाँ पहुँचेंगी। तो वो अपने घर पे ना जाके उसने प्लान बनाया, और वो रवाना हो गया अपनी बुआ के घर के लिए, जो बुलंदशहर में पड़ता है। दिल्ली से बुलंदशहर लगभग 100 किलोमीटर है। वहाँ के लिए वो रवाना हुआ। बुलंदशहर की उसने बस पकड़ी और रवाना हुआ। उसे ये भी पता था कि अगर हम मोबाइल ऑन रखेंगे तो हमारा कोई लोकेशन ट्रेस कर लेगा। उसने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद वो वहाँ से चला बुआ के घर के लिए। वहाँ उसने रास्ते में सिम कहीं फेंक और मोबाइल कहीं। बुआ के घर पे पहुँचा। जब बुआ के घर पे पहुँचा तो बुआ का जो लड़का था, उसका जो फुफेरा भाई था, उसने दरवाज़ा खोला। उसने उससे पूछा कहाँ से आए हो, क्या नहीं, तो उसने बोल दिया हम शादी पार्टी से आए हैं और इसलिए लेट हो गए। वहाँ रुका। तब तक पुलिस को पता लग चुका था इस कांड के बारे में। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, सब कुछ टीमें बनाई इधर उधर, और इसकी जानकारी जुटाने की इसकी शुरू की। जब पता लगा तो पुलिस साहिल के घर पहुंची, उनसे पूछताछ की, लेकिन उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने कह दिया कि वो शाम का निकला हुआ और घर पे आया ही नहीं है। उन्होंने उनकी डिटेल ली, नंबर लिए सबके, और सबके नंबर कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा दिए पुलिस वालों ने। रात भर किसी का फ़ोन नहीं आया। सुबह को उसकी बुआ का फ़ोन आया उसके पिता के फ़ोन पे, और उसकी बुआ ने बताया कि यहाँ पर साहिल आया है, रात में क्या शादी पार्टी थी। ये रिकॉर्डिंग, ये कॉल पुलिस भी सुन रही थी।
जब पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने शांति से चुपचाप एक टीम रवाना कर दी दिल्ली की बुलंदशहर के लिए, और बुलंदशहर वहाँ स्टेशन पर भी फ़ोन कर दिया, और फ़ोन करने के बाद उनसे कह दिया कि ये कहीं भाग के निकल ना पाए, और वहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और बाकी पुलिस उससे सारी जानकारियाँ जुटा रही है। तो आपको इस केस से आपकी क्या राय है? हमें तो ऐसा लगता है कि ऐसे जो दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज में, ये हम सब की वजह से हो रही हैं। केवल अकेला वही गुनहगार नहीं है, हम सब भी हैं। हम सबको ध्यान देना होगा। जब तक हम ये सोचते हैं कि ये हमारा बंदा ही नहीं है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और आप उसकी रक्षा करना नहीं चाहेंगे, तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इस तरह से अपनापन दूर हो गया है। सरेआम कत्ल हो रहे हैं, सरेआम घटनाएं घट जाती हैं हमारी आंखों के सामने, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ये सोच कर कि ये हमारा है ही नहीं, हम क्यों इन झंझट में पड़े। लेकिन वहाँ पर कोई अगर एक व्यक्ति हिम्मत जुटा के सही से उसे बचाता तो शायद उस लड़की की जान बच सकती थी। चलो खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें तो यही लगता है ऐसे दरिंदों को, किसी भी मजहब से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उसे सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए, उसके लिए फांसी देना चाहिए। एक सख्त ऐसा कानून होना चाहिए जिससे ऐसे अपराध करने वालों को समझ आए कि अगर हम ये अपराध करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा। तो आपकी इस पे क्या राय है? क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसको? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और आपको ऐसी जानकारियां हम देते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारा केवल यही उद्देश्य था, ये कहानी बताने का, स्टोरी बताने का, समाज जागरूक हो हमारा, और ऐसी होने वाली घटनाओं को गंभीरता से ले, और ऐसी घटनाएं आगे हमारे समाज में ना हो और कम हो, और ये घटनाएं रुक जाए। बाकी इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।